नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मॉक टेस्ट मैराथन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने बेहतरीन क्वेश्चंस करंट अफेयर के आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2020-2021 के लिए। ये जो क्वेश्चंस होंगे नॉन स्टॉप क्वेश्चंस होंगे। आपको फटाफट वीडियो पॉज करके उसका आंसर देना है और आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं। अगर आप 70% के ऊपर कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके सवाल 7% के ऊपर सही हैं तो आपको थोड़े से और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होंगे और आपके जो दूसरे एग्जाम्स हैं जैसे कि ईपीएफओ है उसके लिए भी रेलेवेंट होगा। अभी एग्ज़ाम आने वाला है यूपीपीएससीएस का, उसके लिए भी होगा। तो ध्यान से इसको पढ़ करके इसका नोट्स आप बनाते जाइए। हमने कोर्स लॉन्च किया आपके लिए करंट अफेयर का। यहाँ पर जो हम पढ़ाते हैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टॉपिक्स, मतलब कि अपने जो इश्यूज हैं इन्हें हम कवर करते हैं। हम लोग आपको एमसीक्यूज देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको देते हैं हम लोग आपको। प्लस यहाँ पर आपका जो पूरा तैयारी है वो होता है पेपर वाइज। प्रीलिम्स का तो हो ही जाता है पूरा, मेंस का भी हम लोग आपको तैयार करा देते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको GS2 में और GS3 में, सब बातें बताते हैं। प्लस करंट से कैसे टॉपिक आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके GS4 कैसे स्टडी में, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है अकेडमी, इसको एनरोल कर लीजिएगा। अगर नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप SN लाइव रेफरल कोड यूज़ करके। इस कोड को यूज़ कीजिएगा, डिस्काउंट तो मिलता ही हो तो अलग बात है, आपको मेरे ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। ये जो ग्रुप है यहाँ पर आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो होती है। आपको आपके मार्क्स प्रीलिम्स में कहाँ कम आ रहे हैं, अगर आप रुक जा रहे हैं 60, 70, 80 मार्क्स पर, तो इसको हमें पार करना है 120 के ऊपर। आपने मेरे मार्क्स देखे हैं, आपको उससे बेहतर मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे हम लोग और उसको ला करके दिखाएंगे। एकदम पास होगा प्रीलिम्स, मेंस में निकलेगा, सभी चीज़ें होंगी, बस आपको मेहनत करना है हमारे साथ। तो कोड SN लाइव है, ध्यान से सुनिएगा, इसको याद रखिएगा, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। हम लोग अब पढ़ते हैं अपने जो, अगर देखो आप फी पे कर सकते हैं दोनों में। जैसे कि कुछ लोग को दिक्कत थी ना कि सर फ़ी ज़्यादा है कैसे पे करें, तो पे कर सकते हैं इसको आप इंस्टॉलमेंट में, फ़ी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो SN लाइव कोड है वो यहाँ पर इस्तेमाल करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस आप यहाँ पर ग्रुप भी एक्सेस कर पाएंगे। अब करते क्या हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। हमारा पहला सवाल है एक्जोटिक स्पीसीज पर। क्या ये एक इन्वेसिव नॉन इंडिजिनियस स्पीसीज है, मतलब कि क्या ये किसी बाहरी आवास से आया हुआ है, किसी बाहरी इकोसिस्टम से आया हुआ है, और क्या ये हमारा स्वदेशी नहीं, क्या बाहर से आया हुआ है, ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या नेटिव नहीं है। दूसरा, क्या एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज इंक्लूड ओनली द एनिमल, क्या आपके एक्सोटिक स्पीसीज में क्या केवल पशु ही आते हैं, क्या इसमें पौधे नहीं आते। जो आपका एक्सोटिक स्पीसीज है उसमें पौधे और पशु दोनों आते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका पर्यावरण मंत्रालय है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग एक्सोटिक स्पीसीज को रखेंगे अपने यहाँ, उसको वॉलेंटरी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, मतलब खुद से आगे आकर के बताना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास ऐसा स्पीसीज है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो पशु हो। ये होता क्या है, पहली बात ये एलियन है, मतलब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का तो नहीं है, ये कहीं बाहर से आया हुआ है। और चूंकि ये बाहर से आया हुआ है तो ये इन्वेसिव है, क्योंकि ये यहाँ पर आ करके क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट के जो स्वदेशी यहाँ पर जो स्पीसीज हैं उसको ये रिप्लेस करता है, नॉन इंडिजिनियस है। क्लियर है, ये पशु और पौधा दोनों हो सकता है जो कि अपने ओरिजिनल स्थान से मूव किया गया हो। क्लियर बात है। साइट्स में 3 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1, 2 एंड मतलब टेबल है। साइट जो है ना, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन क्या, इंडेंजर्ड स्पीसीज, साइट्स। क्लियर है। तो यहाँ पर फ्लोरा फाउना दोनों को हम करते हैं इंक्लूड। तो यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं, पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। केवल एनिमल नहीं, पौधे भी, समझ तो गए हो गए सुन करके, आपका पहला यहाँ पर सही है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है नील नदी के बारे में। ये भी न्यूज़ में है। अगर मैं सवाल पूछूँ आपको बिना बताए कि नील के बारे में सवाल बताओ, क्या बोलेंगे आप? सर सवाल तो ज्योग्राफी का है ना।
क्या ये निकलता है इक्वेटर के दक्षिण में और पूरे अफ्रीका के थ्रू फ्लो करके जो भूमध्य सागर है क्या जाके वहां पर गिरता है? अतबारा इज वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रीम ऑफ द रिवर नाइल। पता है आपको, जो नील नदी है वो 3 स्ट्रीम से मिल करके बनी होती है। तो क्या इन तीनों में से एक आपका अतबारा है? क्या आंसर है जी इसका? नील नदी के बारे में से देखो, आपको मैंने कहा था कि आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको आपको कॉन्टिनेंट वाइज प्रिपेयर करना है। मतलब एशिया के जो भी नदियां हैं, पहाड़ हैं, नदी तालाब हैं, सब पढ़ना है आपको। वैसे ही यूरोप का, साउथ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, अफ्रीका का, इन सबको मैप के ज़रिए आपको सारा फिजिकल फीचर वहाँ का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ पर है। जो मोटी मोटी नदियाँ हैं, नील है, अमेजन है, एशिया का तो देखिए लो सारा, वो सब आपको पता होना चाहिए। उस पर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जो युगांडा है उसने कहा है कि हम एक डैम बनाएंगे, एक बांध बनाएंगे नील नदी पर। क्लियर है? तो समस्या हो गई कि अगर युगांडा डैम बना देगा तो पानी तो इधर रुक जाएगा। अब पानी रुक जाएगा तो जो डाउन स्ट्रीम के जो कंट्री हैं जिसके तरफ पानी जा रहा है उसको समस्या होगी। सोचो, अगर ब्रह्मपुत्रा पर चाइना डैम बना दे तो समस्या होगी कि नहीं होगी? है ना? वैसे ही पाकिस्तान की तरफ जो 3 नदी जा रही है, ये बताओ, इंडस वाटर ट्रीटी में जो 3 नदी है जो जा रहा है आपके पाकिस्तान की तरफ, वो नदी कौन सी है? बोलो जल्दी से। ठीक है ना? एक तो नदी है आरबीएस, रावी, ब्यास, सतलज। ये तो आपका भारत की ओर है। और जो आपका पाकिस्तान की ओर है वो है आपका CJI। ठीक है? चेनाब, झेलम और सिंधु। याद रहेगा। अब जो चेनाब, झेलम, सिंधु जो आपका CJI है, तो ये जो 3 नदियां हैं वो आपका पाकिस्तान को अलॉट किया गया है। जो आरबीएस है, आरबीएस, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपको भारत को अलॉट किया गया है। ठीक है? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसे अफ्रीका के सब नदियों का जो पिता है उसे कहा जाता है। ये विषुवत रेखा के दक्षिण में निकलता है और ये उत्तर की ओर बहता चला जाता है। ऐसा है ना? ऐसा है। तो यहाँ से निकलता है और ये उत्तर की ओर बहता चला जाता है और जा करके भूमध्य सागर में गिरता है। कौन सा है सर? मेडिटेरेनियन सी में जाकर के ये गिरता है। बढ़िया। ठीक है। ठीक है ना? तो नील नदी जो है वो एक आर्क्यूएट डेल्टा बनाता है। डेल्टा के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक ट्रायंगल होता है। ठीक है ना? नील बनता है 3 स्ट्रीम से। पहला आपका है ब्लू नाइल, दूसरा है अतबारा, तीसरा है आपका वाइट नाइल। समझ गए? तो जो अतबारा है वो तो है ही एक स्ट्रीम, जो अतबारा है तो है ही, और ये इक्वेटर के दक्षिण से निकलता है। कहाँ गिरता है? भूमध्य सागर में। तो आपका दोनों बातें यहाँ पर सही हो गया। क्या है? सी आपका सही आंसर है। 1 and 2 बोथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? अब देखो, ये कौन कौन सी नदी से होकर, कौन से देशों को बताना है आपको। नील नदी कौन कौन से देश से होकर के बहता है? तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कॉन्गो, केनिया, युगांडा, साउथ सूडान। देखो, सूडान 2 है, एक तो सूडान ऊपर वाला है, नीचे वाला आपका है साउथ सूडान। क्लियर है? इथियोपिया और इजिप्ट। इजिप्ट तो खैर मेन है ही, पता है आपको। ठीक है ना? चलो, अगला सवाल है। अभी जो कुछ दर्रे थे और उसका स्थान काफ़ी न्यूज़ में था चाइना के कारण, तो बताना है आपको कि कौन सा दर्रा कौन से स्थान से मैच कर रहा है। नाकुला, नाथुला, बोमडीला। जी हाँ, जो NCERT है, चिंता मत कीजिए, NCERT को मैं आपके डेली टारगेट में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना? अभी केवल पॉलिटी और स्पेक्ट्रम चल रहा है ना, क्योंकि ये किताबें सबके पास है। हमने लक्ष्मीकांत से स्पेक्ट्रम से क्यों शुरू किया है? क्योंकि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम सभी लोगों के पास है। अगर मैंने शुरू किया होता NCERT से तो अधिकांश के पास वो किताब होता ही नहीं है, तो फॉलो कर ही नहीं पाते, है ना? तो जब हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे डेली टारगेट में तो आपका सारा NCERT से ही होगा। ठीक है ना? पॉलिटी का एक आसान सा NCERT है, वो पढ़ना है। इकोनॉमी का केवल 2 NCERT है, वो पढ़ना है हमको। और ज्योग्राफी के आपको छोटी छोटी 4 किताबें पढ़नी है 11th 12th की। बस नाकुला दर्रा कहाँ है?
नाकुला दर्रा लद्दाख में नहीं है, सिक्किम में है। क्या है जी? ये आपका सिक्किम में है। पहला तो गलत हो गया, पहला सन्नाटा, मतलब क्या? आपका पहला ए चला गया, आपका यहां पर सी चला गया। क्या बच गया? केवल 2 3 और इनमें से कोई नहीं। क्लियर बात है? ठीक है ना। अब जो बमडीला है, जो बमडीला दर्रा है, वो अरुणाचल का बहुत ही फेमस दर्रा है। बमडीला जो है वो अरुणाचल में है, ये तो मुझे पता चल गया कि मेरा तीसरा तो सही है। जब मुझे 2 या 3 उनमें से केवल एक पता चल गया कि हाँ वो सही है, तो क्या मैं यहाँ पर डी कर सकता हूँ एलिमिनेट? क्योंकि इसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं। अरे कम से कम एक तो मेरा सही है ही। मेरा आंसर क्या होगा? बी, 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। बमडीला अरुणाचल में, नाथुला सिक्किम में। सर याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपका जो स्टैंड ऑफ जो चल रहा था सिक्किम नाकुला पास में, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो उन्होंने जो टेंट वगैरह लगा लिया था और वहाँ पर इशू खड़ा हो गया था। अब सिक्किम का, अरुणाचल का और जो लद्दाख का, 3 जगह का जो आपका दर्रा है उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर वो आपको याद होना चाहिए। नाथुला, जेलेपला, नाकुला, ये आपका सिक्किम में है। बोमडीला, दिहांग, दिफर, ये आपका अरुणाचल में। वैसे भी दिहांग नदी भी है नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर है ना। अब वो ना तो सिक्किम में है ना तो लद्दाख में है, अरुणाचल के साइड में होगा इस तरफ। पता है आपको कि दिहांग जब मिलता है इसमें उधर सारा होता है ना नदी, तो ब्रह्मपुत्रा बन जाता है वो नाम। बोमडीला, दिहांग, दाइफर, ये आपका हो गया अरुणाचल में। चांगला, खारदुंगला और लनकला, अघिल, ये सारे आपके हैं लद्दाख में। अगला आपका सवाल है, हमने आपको 4 बातें बताई हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। ध्यान से चारों बातें पढ़िए और पहचानिए कि हम कौन से नेशनल पार्क के बारे में बातें कर रहे हैं। ये एक विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये 4 वैली के बीच में बटा हुआ है, सनिज वैली, जीवनाल वैली, तीर्थन वैली और पार्वती वैली। ठीक है। तीसरा, इसका जो 4 मैमल स्पीसीज है उसमें से एक आता है स्नो लियोपार्ड, ठीक है ना, हॉर्न्ड थ्रोंगपन और दूसरे 2 स्पीसीज। क्लियर है। अब सिंपल सी बात यह है, सर स्नो लियोपार्ड कहाँ मिलेगा? स्नो लियोपार्ड क्या आपको साइलेंट वैली में मिलेगा? साइलेंट वैली साउथ इंडिया में है सर। कहाँ है सर? यह आपका साउथ इंडिया में है। क्या आपको साउथ में बर्फ मिलेगा स्नो लियोपार्ड के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, आपने यहां पर बी को एलिमिनेट कर दिया। केवल एक जानकारी से बातें कैसे घूमती हैं, कैसे एलिमिनेट करता है आप देखो। चौथा कह रहा है जो टेम्परेचर होता है पार्क का वो -40 डिग्री से 40 डिग्री तक चला जाता है जून में। ठीक है, जनवरी में -10 डिग्री और जून में 40 डिग्री तक टेम्परेचर आता है। मतलब कि जो एनुअल रेंज है टेम्परेचर का वो 50 डिग्री के आसपास है। मतलब ये तो निश्चित है कि ये मेरा विषुवत रेखा के पास नहीं होगा, है ना। 1 2 3 4 में कौन से बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? काजीरंगा, माउंट हैरिएट, ग्रेट हिमालयन। ये जो हम लोगों ने 4 बातें बताई आपको कि इसका टेम्परेचर -10 से लेकर के 40 डिग्री तक होता है, ये सब बातें हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। डी जो आपका है वो सही आंसर है, सही उत्तर है। क्लियर बात है। जो डी है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसी के बारे में आपको ये 4 बातें बताई गई हैं। ठीक है ना। चलो बढ़िया। अगला सवाल है जो देश का सीमा रेखा है उसके बारे में। ऐसे ही मैचिंग वाला सवाल देगा, ध्यान से आपको करते जाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है ना। 17वां समानांतर, 38वां समानांतर, 49वां समानांतर। समानांतर क्या होता है सर? समानांतर का मतलब होता है पैरेलल। अंग्रेजी पूछे थे क्या? नहीं, मतलब पूछे थे। पैरेलल का मतलब ये होता है कि जो आपके लैटिट्यूड है, सारे लैटिट्यूड जो लेटा हुआ है,
वो हो गया लैटिट्यूड। क्लियर है ना, क्या है, जो लेटा हुआ है वो हो गया आपका लैटिट्यूड। ऐसा तो सारे जो आपके लैटिट्यूड हैं वो आपस में पैरेलल हैं, आपस में समानांतर हैं। क्या है सर, आपस में समानांतर हैं। समानांतर रेखाओं का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ये होता है कि उनके बीच की दूरी हर जगह पर बराबर होती है और वो कहीं भी जाकर के नहीं मिलते, वो दो लाइन कहीं भी जाकर के नहीं मिलते। क्लियर है। तो पूछ रहा है 17th पैरेलल यूएसए कनाडा, 18th पैरेलल नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरिया, 14th पैरेलल उत्तर और दक्षिण वियतनाम। यहां पर आपको केवल जीके नहीं है, यहां पर आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना है। क्या करना है सर, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। ये बताओ 17वां पैरेलल, 38वां पैरेलल और 49वां पैरेलल, इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा। सबसे नीचे आपका होगा 17th पैरेलल, है ना, 37 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर आपका आएगा 38 डिग्री, है ना लैटिट्यूड। इसके ऊपर आपका आएगा 49 डिग्री लैटिट्यूड। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब ये बताओ क्या वियतनाम 49 डिग्री पर है, क्या वियतनाम टेम्परेट रीजन में है। सिंपल सी बात है यार। जो 49वां है वो देखो ध्यान से, जो आपका 49वां है वो यूएसए और कनाडा के बीच में है। किसके बीच में है, इसको इग्नोर कीजिए ऑप्शन को, आप इतने धुरंधर हैं, आपको सब पता है कौन सा आंसर क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका यूएसए और कनाडा के बीच में क्या है, 49th, ठीक है ना। आपका जो 17th पैरेलल है वो है नॉर्थ और साउथ। सिंपल सी बात है, जो इक्वेटर के नजदीक होगा वही ना वियतनाम वाला होगा। अरे नॉर्थ कोरिया तो ऑब्वियस है कि ऊपर आएगा वियतनाम से, और यूएस तो और ऊपर आएगा वियतनाम से, है ना। लॉजिक लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे, ठीक है। हाँ, तो आपका जो यहां पर 17th पैरेलल है वो हो गया नॉर्थ और साउथ वियतनाम का। जो 49th पैरेलल था वो है यूएस और कनाडा के बीच में, ठीक है। ये दुनिया का सबसे लंबा अनडिफेंडेड बाउंड्री है। क्यों सर, क्योंकि यूएस को कनाडा से कोई खतरा नहीं है, दोनों आपस में एलाई हैं और कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर लैंड बॉर्डर पूरा सेटल्ड है, तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। जब डिस्प्यूट ही नहीं है तो हम वहाँ पर आर्मी क्यों लगाएं, वहाँ पर गार्डिंग क्यों करें। तो यूएसए कनाडा का बॉर्डर अनगार्डेड है। हाँ, वही मैक्सिको वाला, यूएस मैक्सिको का बॉर्डर जो है वो गार्डेड है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो इन्फिल्ट्रेशन है वो हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए समझ गए बात यहाँ पे। अगला सवाल है, इनमें से कौन कौन सी कंट्री जो हैं वो सदस्य है आईपीएसी का, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना का, ठीक है बात। चारों में से कौन सी कंट्री है जो इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना का सदस्य है। ये जो आईपीएसी है ना, ये जो आईपीएसी है वो एक ऐसे सदस्य ग्रुप है जो चाइना के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। चाइना का डोमिनेंस, इसको चैलेंज करने के लिए, चाइना के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर ये कंट्री ने आईपीएसी का निर्माण किया है, ठीक है बात। लॉजिक लगाओ, रशिया और चाइना में इतना दुश्मनी नहीं हुआ है कि रशिया चाइना के खिलाफ खड़ा हो जाए, ऑब्वियस सी बात है। तो रशिया इसका पार्ट होगा, नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट्री की बात हो रही है, चाइना के खिलाफ रशिया खड़ा नहीं होगा। तो जहां जहां 3 है उसको पहले काट दो, तो आपका यहां पर बी चला गया, आपका यहां पर डी चला गया, है ना। बच गया क्या, ए और सी, है कि नहीं है। ए बच गया चाहे सी बच गया। अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तो पूरे खुन्नस में है, मेरा 1-2 तो पक्का होगा। ऑस्ट्रेलिया ही ने कहा था ना कि प्रोब होना चाहिए, कोरोना वायरस कहाँ से आया इसकी जांच होनी चाहिए। किसने डिमांड करी थी, ऑस्ट्रेलिया ने।
अब तुम ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं डालोगे ग्रुप में तो कैसे काम चलेगा, ये तो होगा ही। जब मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया मेरे ग्रुप में है तो क्या मेरा आंसर ए होगा? नहीं ना, ए तो गलत हो गया। सी आपका आंसर आया। 1 2 4 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम है? 1 2 4 एंड 5 जो है वो आपका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे, ये आपके जो 4 कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं। इसके अलावा कौन है सर? जर्मनी है, यूके है, जापान भी है, समझ गए, स्वीडन भी है। हमारा सवाल है इनमें से कौन सा सही मिलान किया गया है? मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया एंड पाकिस्तान, रेडक्लिफ लाइन, इंडिया एंड ताइबत। 1 2 3 में कौन सा आपका सही मैच है? ध्यान से बताइएगा। ये हो गया तो यहाँ पर सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर कर दो, इनकरेक्ट पेयर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनमें से कौन सा पेयर गलत है? इनमें से कौन सा पेयर गलत है ये बताइएगा। मैकमोहन लाइन जो है वो है चाइना और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में, साइन किया गया था 1914 में सिमला कन्वेंशन, तिब्बत और जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में। चाइना बोलता है कि आपने बात करी थी तिब्बतियन से जिनके पास पावर ही नहीं था एग्रीमेंट साइन करने का, आपने साइन किया कैसे उसको? तो इसी कारण से चाइना भारत और चीन के बीच का जो मैकमोहन रेखा है उसको नहीं मानता, मगर वही चाइना म्यांमार के बीच का जो बॉर्डर है ना उसको मानता है। तो मैकमोहन लाइन क्या हो गया? इंडिया एंड चाइना, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है ना, इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पर बात सही है, पहला आपका यहाँ पर सही हो गया। अब एलएसी, ऑब्वियस सी बात है, एलएसी जो है वो है इंडिया और चाइना के बीच में, ना कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो आपका दूसरा गलत हो गया, ठीक है ना, इंडिया चाइना हो गया वाला। और क्या है रेडक्लिफ? रेडक्लिफ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या है जी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये आपका हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत हो गया। क्या आंसर आ गया जी? बी 2 and 3 ओनली इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनकरेक्ट पेयर। आपका बी सही है, यहाँ पर इसको ठीक करना। क्लियर है ना? केवल पहला सही है, बाकी दोनों हैं जो गलत है। अगला सवाल आपका है उड़ान योजना के बारे में। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इंटरनेशनल एयरलाइन कनेक्टिविटी टू टायर 2 सिटीज़। देखो हमारे यहाँ जो शहर हैं उसके अलग अलग टायर बनाए गए हैं। देखो मतलब कि हमारे जो शहर है ना उसको बांटा गया है अलग अलग ग्रुप में। एक है बड़े शहर, उनको रखा गया है टायर 1 सिटी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। फिर रखा गया है टायर 2 सिटी जो उससे छोटे छोटे हैं, फिर आपका है टायर 3 सिटीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी कहाँ है? बी बताया ना मैंने, बी है, डी नहीं है, इसको इग्नोर करो, ये आपका बी है, ठीक है ना। 2 3 केवल गलत है, आपका पहला यहाँ पर सही है। मैंने पूछा है गलत मिलान कौन सा था। चलो अगला आपका उड़ान स्कीम के बारे में। जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट होंगे एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शेयर 20% बर्डन। देखो उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। अब बात यहाँ पर यह है कि जिन ज़िलों में आपका एयरपोर्ट है कोई दिक्कत नहीं है, मगर जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है या फिर जहाँ पर छोटा एयरपोर्ट है वहाँ पर फ्लाइट नहीं उड़ रही है, तो वहाँ पर जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, मतलब कि जो कंपनियाँ चलाती हैं जहाज़, जैसे कि आपका इंडिगो वगैरह हो गया, एयर इंडिया वगैरह हो गया, तो इनको देते हैं VGF। क्या देते हैं? VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग। VGF का मतलब ये होता है कि वैसा काम, वैसा इकोनॉमिक, है ना, वैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फ़ायदेमंद नहीं है। मान लो कि मेरा जहाज़ उड़ाने में मेरा खर्चा लग रहा है 100 रुपया, ठीक है, जहाज़ उड़ाने में मेरा खर्चा लग रहा है 100 रुपया, मगर जो आमदनी आ रही है वो आ रही है 70 रुपया। तो मेरा खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो मैं जहाज़ क्यों उड़ाऊँगा?
नहीं उड़ाऊंगा ना। सरकार कहती है कि नहीं, आप जहाज उड़ाइए, आपका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम कर देंगे। ठीक है, आपके बिजनेस को वायबल बनाने के लिए सरकारी जो मदद है इसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, तो आपका जो उड़ान स्कीम है ना, उनके बारे में पूछा गया है। सिंपल सी बात है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो उड़ान है वो एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। बड़े बड़े शहर में तो पोर्ट होते ही हैं, एयरपोर्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर छोटे शहर में एयरपोर्ट है, उसके बीच में फ्लाइट चलवानी है, तो ये स्कीम यहाँ पर लाया गया है। जो सिलेक्टेड एयरलाइंस हैं उनको VGF दिया जाएगा और वहाँ पर जो राज्य सरकार है वो भी पैसे में शेयर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 30 रुपया सरकार देगा, 100 का आपका लागत है, 70 आपका वसूल हो रहा है, तो समस्या 30 रुपये की है ना। तो 30 रुपया जो होगा वो होगा वायबिलिटी गैप फंडिंग। क्लियर बात है। तो 30 रुपया केवल केंद्र नहीं देगा, 30 रुपये में राज्य का भी सहयोग रहेगा। क्लियर बात है। जितना भी पैसा देना है उसका 20% राज्य देगा। क्या देगा? 20% राज्य देगा। मतलब कि 30 रुपये में 6 रुपया देगा राज्य, बाकी जो आपका बच गया 24 रुपया वो देगा आपका केंद्र। समझ गए? 20% दे रहा है कौन? राज्य। राज्य दे रहा है 20% और बाकी आपका दे रहा है केंद्र। ठीक है ना। जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और जो आपकी यूनियन टेरेटरी है ना, उनको लगेगा केवल 10%। उनको लगेगा केवल 10%। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य 30 में केवल 3 रुपया देंगे, बाकी 27 रुपया आपके केंद्र की तरफ से आएगा। समझ के बात यहाँ पे? तो क्लियर है? ठीक है ना। तो ध्यान सुनना यहाँ पे, जो आपके शहर हैं उनके बीच में जो हम कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट हैं वो तो 20% देंगे ही, तो नॉर्थ ईस्ट वाला भी तो देगा ना 10%। जो नॉर्थ ईस्ट का है वो भी देगा 10%, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे जो स्कीम है इट एम्स टू प्रोवाइड इंटरनेशनल थोड़े नेशनल देगा ना। आपका पहला गलत है, दूसरा सही है। नॉर्थ ईस्ट का है 10%, बाकी राज्य का है आपका 20%। सही तो है ये वाला, तो आपका यहाँ पर 2 सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक ट्रेवल को ये सब्सिडाइज करेगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान में आप नाम सुनते हैं सोशल जस्टिस का, है ना। आप नाम सुनते हैं सोशल जस्टिस का, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पर बात होती है सोशल जस्टिस, बताना जरा। प्रियम्बल में, फंडामेंटल ड्यूटी में, DPSP में। प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, इसमें कहाँ कहाँ पर बात होती है बताना ध्यान से सोशल जस्टिस की। देखो, जो आपका प्रस्तावना है प्रियम्बल है, प्रियम्बल में साफ मेंशन किया गया है सोशल जस्टिस। देखो उसमें लिखा गया है कि वी विल एम टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन जस्टिस। किस तरह का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। किस तरह का न्याय हमको इंश्योर करना है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। तो यहाँ पर जो सोशल जस्टिस है उसकी बात तो हो ही रही है प्रियम्बल में, है ना। फंडामेंटल ड्यूटी में सोशल जस्टिस की बात नहीं होती, तो आपका यहाँ पर पहला सही है। दूसरा गलत है। DPSP में भी फंडामेंटल, जैसे कि इसकी बात होती है, आर्टिकल 38 जो है वो ये कहता है कि राज्य जो लोगों का भलाई है उसके लिए, जो सोशल ऑर्डर है उसको अचीव करने के लिए जस्टिस अचीव करेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्लियर है? तो ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 38 में। तो इसी कारण से आपका पहला सही है, तीसरा सही है, 1 and 3 C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, है ना। हाँ, तीसरा सही है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन नहीं किया गया है। अगला सवाल है स्वनिधि स्कीम के बारे में।
प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के बारे में सवाल पूछा गया है आपसे, क्या उसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा? क्या स्वनिधि को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा? क्या ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी देता है? अच्छा, क्या होता है माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी? ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब बैंक ने आपको लोन नहीं दिया तो जो आपके दूसरे संस्थान होते हैं जैसे कि एनबीएफसी वगैरह, जो आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो आपके एनजीओ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो ये जो है ना आपको लोन देते हैं, छोटा सा कम अमाउंट का लोन देते हैं, उनको कहते हैं माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो मतलब कि छोटा सा, क्रेडिट मतलब कि लोन। ठीक है, जो शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर हैं, जो गली गली में घूम के बेचते हैं ना सामान, उनको द स्कीम प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ लोन अवेल्ड। अगर आपने लोन लिया है और आप उस लोन को समय पर चुका देते हैं तो आपको ब्याज में सब्सिडी मिलती है। क्या इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर ने? बिल्कुल। जो आपका हाउसिंग अफेयर का मंत्रालय है ना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, निधि मतलब होता है कोष, ठीक है ना, ये आपका फंड होता है। तो जो आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि है, तो स्वनिधि नाम दे दिया गया है, इसको लॉन्च किया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। तो मेरा यहां पर जो पहला है वो सही है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो कि स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए है ना, वो लोग 10,000 तक का, जो 10,000 रुपये तक का जो लोन है वो ले सकते हैं। ये वो मंथली इंस्टॉलमेंट में चुका सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट में वो चुका सकते हैं। और अगर वो समय से पहले पे कर देते हैं तो उनको 7% का इंटरेस्ट का सब्सिडी मिलेगा। मान लो कि ब्याज की दर है 10% और आपने टाइम से पहले चुका दिया तो आपको 10% नहीं लगेगा, 10 में से आपको 7% को छूट मिलेगा, आपको केवल 3% ब्याज ही लगेगा आपके लोन पे। समझ गए? तो ये है फायदा, ठीक है ना। जो आपको ब्याज है वो आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए आप सीसेट कब स्टार्ट कर रहे हैं? तो सीसेट हमसे क्यों पढ़ोगे? सीसेट के हिसाब से पढ़ लो, मैं बाकी चीज़ों के लिए हूँ ना। अब ये बताओ, सीसेट अगर मैं कराऊंगा तो तुमको आंसर राइटिंग कौन कराएगा? तुमको आंसर राइटिंग कौन कराएगा? तुम्हें एमसीक्यूज कौन कराएगा? है ना, टारगेट वगैरह तुम्हें कौन देगा? तो इसीलिए सभी काम एक ही व्यक्ति से कराओगे तो समस्या की बात है। न्यूज़ पहला हमारा ये है, टाइटन इज सोशल डिस्टेंसिंग अवे फ्रॉम सैटर्न। आपने टाइटन का नाम कहाँ सुना था? टाइटन का नाम कहाँ सुना था? बताओ। थानोस थानोस के ग्रह का नाम टाइटन था। तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह से धीरे धीरे दूर जा रहा है। मतलब मोटा मोटे कहें कि चंद्रमा जो हमारा है वो पृथ्वी से दूर जा रहा है, ये है। तो सोशल डिस्टेंस मतलब क्या? थोड़ा सा दूर जा रहा है। तो ये न्यूज़ है 10 जून की। आप में से अधिकांश लोगों ने खबर भी नहीं होगी, मगर ऐसा हो रहा है। आपको इस पर सवाल देगा यूपीएससी वाला, तो आपको ध्यान से सब बातें समझनी है, ठीक है। तो सवाल हमने दिया है आपको, कैसनी हाइजेंस स्पेसक्राफ्ट, ये क्या सैटर्न को ऑर्बिट करने वाला पहला एयरक्राफ्ट था? दूसरा, गिनीमेड क्या शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है? कैसनी ह्यूजेंस क्या शनि की परिक्रमा करने वाला पहला सैटेलाइट था? 1, 2 में से कौन सा कथन सही है बताना है आपको। 1 and 2, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। क्या आंसर है जी? आपका जो सैटर्न है, सैटर्न का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन, वो इससे दूर जा रहा है। मतलब कि जिस रफ्तार से हमने सोचा था उससे 100 गुना तेज स्पीड से दूर जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं इस एयरक्राफ्ट के बारे में।
जो कैसनी ह्यूजेंस स्पेसक्राफ्ट है वो नासा का और जो यूरोप एजेंसी है उसका एक कंबाइंड मिशन है, उसका एक ज्वाइंट मिशन है। समझ गए? ये एक अनमैन्ड मिशन है, मतलब इस पर कोई मानव नहीं गया है। इसको हमने भेजा था 2004 में। क्या किया सर? इसको हमने भेजा था 2004 में शनि ग्रह पर। क्लियर है? अब यहाँ पर बात यह है कि शनि के लिए ये चौथा प्रोब है, ये पहला नहीं है। कैसनी से पहले हमने पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को भेज चुके हैं। कैसनी से पहले हम लोगों ने 3 को भेज चुके हैं, ये चौथे नंबर का स्पेसक्राफ्ट है। मगर शनि के ऑर्बिट में इंटर करने वाला ये पहला स्पेसक्राफ्ट है। क्लियर है? शनि के ऑर्बिट में इंटर करने वाला ये पहला स्पेसक्राफ्ट है। इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडर दोनों है। जैसे कि चंद्रमा पर हमने भेजा था ना चंद्रयान, चंद्रयान में 2 था। एक तो था ऑर्बिटर जो बाहर से चक्कर मार रहा है, दूसरा था आपका विक्रम जो लैंडर है ना, जो क्रैश कर गया था वो तो चंद्रमा के लिए था, वो हमने भेजा था, इंडिया ने भेजा था। तो वहां पर जो आपका कैसनी है वो तो आपका ऑर्बिटर है, और एक हाइजेंस है जो आपका लैंडर था जो टाइटन पर उतरना था। शनि का जो उपग्रह है, चंद्रमा जो है टाइटन, उस पर उसको उतरना था। ये पहला लैंडिंग था जो आउटर सोलर सिस्टम में किया गया था। मतलब क्या? सोलर सिस्टम का जो बाहर का जो इलाका है ना, मतलब देखो सोलर सिस्टम, सौर मंडल के 2 पार्ट होते हैं। सौर मंडल के 2 पार्ट होते हैं। एक आपका है क्या? इनर सौर मंडल, दूसरा है आउटर सौर मंडल। इनर मतलब क्या सर? सूर्य यहाँ पर है, सूर्य और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ना एस्ट्रॉयड बेल्ट, सूर्य और एस्ट्रॉयड बेल्ट के भीतर जो ग्रह हैं, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो और मंगल हो, एस्ट्रॉयड बेल्ट के भीतर 3 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं सर? बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, अर्थ, पृथ्वी और मार्स, चंद्रमा। ये 4 ग्रह हैं जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के भीतर हैं। इसको हम कहते हैं क्या? इनर प्लेनेट। इसको हम कहते हैं इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट, ये सब प्लेनेट रॉकी हैं, मतलब पत्थर वाले हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर 4 ग्रह हैं, जेसन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपके 4 ग्रह कहलाते हैं आउटर सोलर सिस्टम के ग्रह। समझ गए बात? टाइटन जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है चंद्रमा का, ना कि गैनीमेड। ठीक है, रुक जाओ, लार्जेस्ट, ठीक है, सॉरी, में काटो, ये गलत है, ठीक है ना। गैनीमेड जो है वो शनि का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा सैटेलाइट पूरे सोलर सिस्टम में है। क्या है सर? गैनीमेड है, टाइटन नहीं है। ठीक है, तो आपका यहां पर क्या आ गया जी? एक बार चेक कर लेना तो कि टाइटन है कि नहीं है। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है? गैनीमेड ही है, ठीक है ना। टाइटन से बड़ा है गैनीमेड, ठीक है ना। टाइटन से बड़ा है गैनीमेड, टाइटन नहीं है। क्लियर है? टाइटन से बड़ा है गैनीमेड, तो यहाँ पर आपका गैनीमेड सही है। आपका पहला सही है, आपका दूसरा सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ में आई बात? चलो, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है, शनि का इंक्लूडिंग। अगला जो आपका न्यूज़ है वो है फिलिप ज़रीली के बारे में। इनका जो है देहांत हुआ है, और जो फिलिप ज़रीली हैं ये संबंधित थे कलरीपयट्टू से। किससे सर? कलरीपयट्टू से ये संबंधित हैं। तो ये न्यूज़ द हिंदू की है। अब सर द हिंदू में आ गया है तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो हमें करना क्या है? हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कलरीपयट्टू के बारे में। किसके बारे में? जो कलरीपयट्टू है उसके बारे में पढ़ना है आपको। एक बात और,
जो केरला का स्टेट यूथ वेलफेयर बोर्ड है, उन्होंने जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करना शुरू किया है महिलाओं को कलरीपयट्टू में। सवाल पूछ रहा है आपसे कि ये है क्या, कलरीपयट्टू जो है वो है क्या ये एक पारंपरिक नृत्य रूप है? दूसरा, क्या इसकी उत्पत्ति भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हुई है? तीसरा, वडक्कन और थिलक्कन क्या कलरीपयट्टू की दो शैलियां हैं? चौथा, इनमें से कोई नहीं। ABCD में से बताना कौन सा आपका सही है, ध्यान से। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये जो कलरीपयट्टू है वो क्या है, ये एक आर्ट फॉर्म है, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। कहाँ का? साउदर्न इंडिया का। जो एंशियंट साउदर्न इंडिया है वहाँ पर ये डेवलप हुआ था और ये केरला में प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डांस फॉर्म तो है नहीं, तो आपका पहला गलत हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है। क्या भारत के उत्तर पूर्व में है? नहीं, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर है। वडक्कन और थिलक्कन ये कलरीपयट्टू के दो मेन स्टाइल हैं। वडक्कन का मतलब होता है नॉर्दर्न, थिलक्कन का मतलब होता है साउदर्न स्टाइल। समझ गए? तो सी आपका यहाँ पर सही जवाब है। आपको आज क्या किया गया है, सवाल तो आपका हिंदी अंग्रेजी में है ही, आपका जो एक्सप्लेनेशन है, आपका जो फंक्शन है ना, ये भी आपको अंग्रेजी में प्रोवाइड किया गया है हमारे हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। समझ गए? ठीक है ना। चलो, तो यहां पे अगला आपका क्या है, साइक्लोन निसर्ग के बारे में कह रहा है। क्या ये डेवलप हुआ था अरेबियन सी में, अरब सागर में? क्या इस साइक्लोन का नाम प्रपोज किया था भारत ने? चक्रवात निसागरा के बारे में सवाल पूछा गया है कि क्या ये साइक्लोन, क्या ये चक्रवात अरब सागर में आया था? क्या इसका नाम भारत ने प्रपोज किया था? हाँ, नाम भारत को दिया गया है क्या? नहीं ना। ये जो नाम है वो प्रपोज किया गया था बांग्लादेश के द्वारा, ना कि भारत के द्वारा। निसर्ग का मतलब होता है नेचर, प्रकृति। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। चूंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो कहाँ आएगा? ट्रॉपिकल एरिया में आएगा, है ना। अब अरब सागर में एक जो डीप डिप्रेशन है उसके रूप में पैदा हुआ और ये भारत का जो कोस्टलाइन है महाराष्ट्र का, गुजरात का, उसकी ओर चला और ये एक काफ़ी गंभीर साइक्लोन में डेवलप हो गया। क्लियर है? तो इसका नाम बांग्लादेश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ना कि भारत के द्वारा। ठीक है ना। चलो, तो आपका यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत नहीं है, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है। क्या आंसर हो गया जी? ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अगला सवाल है रेमडेसिविर के बारे में। जो रेमडेसिविर है, क्या ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है? क्या ये मलेरिया रोधी दवा है? दूसरा, क्या ये पार्ट है सॉलिडेटरी ट्रायल का? मतलब कि जो कई सारे वैक्सीन हैं उनको ट्राई करने की कोशिश किया जा रहा है WHO के द्वारा कि हम नया वैक्सीन का निर्माण कर लें। तो क्या ये WHO का जो सॉलिडेटरी ट्रायल है, क्या उसका पार्ट है ये? 1 और 2 में से कौन सा बताना सही है? ध्यान से 1 और 2 में से कौन सा सही है? ध्यान से बताना। हाँ, हाइड्रोक्लोरोक्विन का यूज होता है मलेरिया में, बिल्कुल सही। अरे वाह, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एंटी मलेरियल ड्रग नहीं है, ये एंटीवायरल है, मगर ये एंटी मलेरियल ड्रग नहीं है। एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, गिलाड साइंसेज, उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। पहले ये काम आता था इबोला के ट्रीटमेंट में, अब इसको टेस्ट किया जा रहा है कोविड-19 के ट्रीटमेंट में। बिल्कुल सही। आप में से धुरंधर लोग एकदम। इबोला का जो ट्रीटमेंट है ना, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये सॉलिडेरिटी ट्रायल का पार्ट है। मतलब कि वो दवाएं जो कोरोना के खिलाफ इफेक्टिव हो रही हैं, तो इफेक्टिव कब होंगी? जब ट्राई करेंगे, है ना। तो इन दवाओं को ट्राई किया जा रहा है WHO के निर्देशन में, तो ये उस ट्रायल का पार्ट है। जो दूसरे ड्रग जो ट्रायल में संबंधित हैं वो हैं कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरोक्विन,
दूसरा है लेपिनावीर। यहाँ पर एक तो आपका ये है ही, तो ये क्या है, ये आपका एंटी मलेरिया ड्रग नहीं है, पहला गलत हो गया, दूसरा आपका सही है। आसान था ना, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया, B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में। क्या ये भारत का पहला ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है? क्या ये गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन डिलीवरी करने का पूरे देश के लिए? दूसरा, क्या बिडिंग किया जाता है एनोनिमस तरीके से, मतलब कि कौन आपको वहां पर बिडिंग कर रहा है वो पता नहीं चलता? क्या बायर एंड सेलर एक दूसरे को नहीं जानते? ठीक है ना। जैसे कि कई सारे जो आपका जो ठेका निकलता है ना, कई सारे ठेके में आपको नहीं बताया जाता कि ठेका किसकी तरफ से आया है, बस जो कोट होता है वो बताया जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने इतना रुपया कोट किया है। ठीक है, बढ़िया। क्या आंसर है इसका? 1 और 2 में से कौन सी बातें सही है आपके इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में, IGX, है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, इन्होंने लॉन्च किया था इस गैस एक्सचेंज को जिसका नाम है IGS। ये भारत का पहला नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। किसके लिए सर? नेचुरल गैस के लिए। जो बिडिंग होती है वो एनोनिमस तरीके से होती है, मतलब कि बायर कौन है सेलर कौन है नहीं पता होता, बस उसका कोड आता है वहाँ पे। जो प्राइस का डिस्कवरी है वो होगा कि हाँ आपका जो गैस का दाम है वो कितना है। बिडिंग होगी तभी ना गैस का दाम पता चलेगा कि हाँ जिसने सबसे ज़्यादा कोट किया है उसका दाम हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड है, वेब बेस्ड है, मतलब कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पूरा ऑनलाइन है और सर आपका ऑटोमेटेड है। तो आंसर क्या हो गया आपका? जो पहला है वो भी सही है, दूसरा वो भी सही है। आपका आंसर आ गया C, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में, LPE मिशन के बारे में। क्या ये चाहता है एक लैंडर और एक रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारना ताकि जो एक्चुअल डाटा है वहाँ जल के बारे में वो पता कर सकें? क्या इसका उद्देश्य पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डेटा प्रदान करने मतलब प्राप्त करने के लिए चंद्रमा सतह पर लैंडर और रोवर उतारना है? क्या यह जापान का जाजा और भारत के इसरो के बीच एक मिशन है? तीसरा, क्या इस मिशन को भारत का जो GSLV है उससे लॉन्च किया जाएगा? 1 to 3 में कौन सा बताना है आपको सही है? 1 to 3 में आपको कौन सा सही है? तो यहाँ पर पता है आपको कि जो H3 रॉकेट है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसको बनाया है मित्सुबिशी कंपनी ने। आपने मित्सुबिशी का पेन इस्तेमाल किया होगा, है ना, ट्रांसपेरेंट जो कलम था वो वाला, प्लास्टिक वाला। जो लैंडर सिस्टम है वो डेवलप किया जाएगा इसरो के द्वारा, समझ गए? जो लैंडर है उसको डेवलप किया जाएगा इसरो के द्वारा, और जो आपका रोवर वगैरह है जो चलेगा आपका ज़मीन पर उसको डेवलप करेगा जापान। इसको लॉन्च करेंगे 2023 के बाद, और यहाँ पर एक लैंडर और एक रोवर चंद्रमा के सतह पर उतारेंगे ताकि वहाँ पर जो पानी का क्वांटिटी है उसके बारे में हम पता कर सकें। क्या है ये? एक ज्वाइंट लूनर मिशन है इंडिया का और जापान का जिसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, LPE। तो आपका यहाँ पर तीसरा तो गलत हो गया था, क्योंकि ये क्या है, इंडिया का GSLV नहीं H3 लॉन्च व्हीकल से करेंगे, है ना। आपका B, C, D गोल हो गया, A आपका सही आंसर आ गया। पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई सवाल की। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। अरे हम लोग पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे ना। तो यहाँ पे जो एक्चुअल डाटा है वाटर के रिगार्डिंग, जो एक्चुअल डाटा है उसको हम ऑब्टेन करेंगे इन सीटू ऑब्जर्वेशन के लिए
वहाँ पर पानी कहाँ कहाँ पर है, किस अवस्था में है, और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उस पानी के बारे में हम सब बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की। बात हो रही थी आत्मनिर्भर भारत की। 2 स्कीम जो 30,000 करोड़ रुपए के हैं, 40% फंडिंग राज्य से आता है। समझ गए? ये 2 स्कीम कौन से हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और दूसरा है स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। हम लोग भारत में जो फूड प्रोसेसिंग है ना, इसको हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो फार्म सेक्टर है उसका जो आउटपुट है वो इस्तेमाल हो जाएगा इस फूड प्रोसेसिंग में, और इस प्रोसेस्ड फूड को हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अरे हमारे यहाँ इतना, हमारा क्लाइमेट इतना बेहतरीन है, हमारा वेदर इतना बेहतरीन है कि हम लोग हर कुछ उगा सकते हैं भारत में। अब सर अगर इतना कुछ उगा सकते हैं तो क्यों ना बाहर के लोगों को खिलाएं। अब बात यह है कि अगर हम बाहर के लोगों को एक्सपोर्ट करते भी हैं तो शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। ले गए 2 दिन में ख़राब हो गया। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, आपके जो खाद्य पदार्थ हैं उसका जीवन काल बढ़ाने के लिए उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसको हम लोग इरेडिएट करते हैं, दूसरी चीज़ें भी करते हैं। तो वहाँ पर ये बातें करी जाती हैं। समझ गए? तो फूड को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने का हमारा जो ये हमारा एम है वो है इंडस्ट्री अर्जेस सेंटर टू फॉर्मुलेट नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। ये बात कही जा रही थी, अभी तक देखिए आया नहीं है, तो देखते हैं ये कब आता है। चलो सवाल आपका है संपदा के बारे में। संपदा स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। आपको बताना है इसके बारे में कौन सी बातें जो है वो सही हैं। इट इज़ अ मेजर इनिशिएटिव टुवार्ड्स डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। दूसरा, क्या ये एक अम्ब्रेला स्कीम है इनकॉर्पोरेटिंग ऑनगोइंग स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर। 1-2 में से कौन सी बात सही है बताना है आपको ध्यान से संपदा स्कीम के बारे में। ठीक है, अरे वाह। गगन कौर, सबीर, सुमन, अर्पिता यादव, आकाश, भानु, सुनील, दीपशिखा, सोनाली, सुधा, नजीम, लकी सिंह, मुकेश, सुषमा, विक्रम, सबीर, कपिल जैन, बहुत अच्छे। सबको गुड मॉर्निंग, सभी को गुड डे। अरे वाह, इलेक्ट्रिसिटी रात में आई थी यार, कल बिजली रात में आई थी, इसलिए मैंने कहा था ना कि रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डिंग में इसलिए करता था कि ताकि कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पे बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। सर अगर ऑप्शन में ये आया कि मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू सेटलमेंट रॉन्ग होगा, आपने क्वेश्चन भी इसको रॉन्ग माना था, कंफर्म प्लीज़। क्यों? मैकमोहन है तो इंडिया चाइना के बीच में, तिब्बत को हमने चाइना का पार्ट माना है ना। भारत ने, जैसे कि देखो 1914 में बात अलग थी, भारत जब आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया था, हमने 1 चाइना पॉलिसी को फॉलो कर लिया था। तो चाइना, तिब्बत को हम लोग चाइना का पार्ट मानते हैं, और चूंकि तिब्बत चाइना का पार्ट है तो क्या है, वो बॉर्डर अपना इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। क्या आंसर है जी इसका? देखो यहाँ पे जो संपदा स्कीम है, ये जो आपका खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर है ना, उसको बूस्ट देने के लिए है, ताकि किसानों को उनका जो वाजिब दाम है मिल सके और उनके इनकम को, उनकी आय को हम डबल कर सकें। जो आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसको चेयर करते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। इन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है, जो स्कीम है उसको रजिस्टर करके जो संपदा स्कीम है उसमें बनाने का। संपदा स्कीम एक छाता स्कीम है, मतलब कि अम्ब्रेला स्कीम है। इस छाते के अंतर्गत कई सारी जो योजनाएं हैं वो आती हैं। क्या करेगा ये स्कीम? संपदा के अंतर्गत खेती बाड़ी को सप्लीमेंट करेगा, जो संस्करण है उसको मॉडर्नाइज करेगा, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको डिक्रीज करेगा। समझ गए? संपदा स्कीम के अंतर्गत मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी, क्वालिटी, ये सब स्कीम्स आपके आएंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर हम लोग जो क्लस्टर है बना सकें। आपको पता है कि मेगा फूड पार्क जो होता है
वो हब स्पोक मॉडल पर काम करता है। बीच में आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगल बगल आपके होते हैं प्राइमरी वाले। जिस तरह साइकिल का पहिया होता है ना, ठीक वैसे ही ये वाला स्कीम काम करता है। समझ के बाद तो यहाँ पर आपका जो केवल पहला है वो सही है। ठीक है, क्या ये कृषि मंत्रालय का है? नहीं जी, मंत्रालय गलत हो गया, यहाँ पर आपका दूसरा गलत हो गया। क्या आंसर आ गया? A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मंत्रालय हमारा है, हमारा कौन सा है जी? ये वाला खाद्य प्रोसेसिंग सेक्टर वाला। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वाला जो है ना वो है। चलो, MOFPI। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरफेयर विथ हरियाणा लॉ मेकिंग हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लोअर कोर्ट। हरियाणा ने लोअर कोर्ट में जो हिंदी है उसको आधिकारिक भाषा बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लोकल कोर्ट में हिंदी जो है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस मतलब जो प्रूफ था, जो आपके बयान थे, उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही रिकॉर्ड किए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में आप हिंदी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो अच्छी बात है ना। तुम सोचो, जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द जनता है उसका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किससे होता है? हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता है। जो आपके लोअर कोर्ट हैं वहाँ जाते हैं ना लोग केस में लेकर के, सबसे पहले वही निपटारा हो जाता है चीज़ों को। तो यहाँ पर बातें हैं यही कि जो आपके लोअर कोर्ट हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, वहाँ पर हिंदी को प्रमोट किया जाए। वहाँ पर हरियाणा में, अब देखो हरियाणा ने कर दिया है तो बाकी राज्यों को भी फॉलो करना चाहिए। अच्छा, हिंदी नहीं, केवल राज्य की जो आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज, जैसे तमिलनाडु का तमिल हो गया, केरला का मलयालम हो गया, अंग्रेजी के बजाय अगर आप लोकल भाषाएं वहाँ पर डालेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो लोगों को आसानी होगी। सबको थोड़ा आता है अंग्रेजी, है ना। तो सवाल आपका है ट्रिब्यूनल के बारे में। क्या कैट आता है गृह मंत्रालय के अधीन? चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ट्रिब्यूनल आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। क्या बात सही है? 1-2 के बीच में कौन सा बात सही है आपके अधिकरण में? बताया जरा, अधिकरण के बारे में कौन सी बातें सही है बताइएगा। 1 और 2 में कौन सा बात आपका सही है? ठीक है, ध्यान से। आंध्र का तेलुगु है, शबनम खान। सर अपने 3 में ही SC/ST डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, हमारा जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ठीक है, बढ़िया। शानदार, अरे वाह। आज 9 बजे वाली क्लास नहीं है, आज 9 बजे क्लास नहीं है। एक्चुअली कल लाइट नहीं थी ना, तो मैं पीपीटी नहीं बना पाया था, मैं सवाल नहीं बना पाया था, इसी कारण से सवाल वो नहीं। इसमें से कौन सा गलत है पूछ रहा है ना, सुनना, यहाँ कौन सा गलत है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपका कैट है उसको बनाया गया है आर्टिकल नंबर 223A के अंतर्गत। और कैट पर इस साल GS2 में सवाल पूछा भी गया था। GS2 में सवाल पूछा गया था कैट पर, समझ गए। यहाँ पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है, जो कंप्लेन है उसको रिजॉल्व किया जाता है। किनके लिए? जो लोग पब्लिक सर्विस में हैं, जो केंद्र और राज्य की सेवा में हैं, उनके। ठीक है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंतर्गत, ना कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो पहला गलत हो गया। जो आपका ट्रिब्यूनल है वो आता है MOPP में। और आपका ये जो ट्रिब्यूनल है ना 85 वाला, ठीक है, ये देता है केंद्र को अधिकार कि आप राज्य में जो ट्रिब्यूनल है वो बनाएंगे राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पर। जो चेयरमैन है और जो मेंबर है इस ट्रिब्यूनल का,
उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, ना कि राज्यपाल। राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा राज्य के ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को, तो आपका दूसरा गलत हो गया। आपका 1 और 2 बोथ आपका इनकरेक्ट। ध्यान सुनना, लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है, लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है, कौन सा है जी, यहां पर आपका चैप्टर था ट्रिब्यूनल का, ठीक है, चैप्टर था आपका ट्रिब्यूनल का। ये आपको ध्यान से पढ़ डालना है। देखो, जो आपका 5वां एडिशन है उसमें एक चैप्टर है, यहाँ पे चैप्टर नंबर आपका है 63 नंबर जो चैप्टर है वहाँ पर बात करी गई है आपके जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी। तो ध्यान से इनको पढ़ डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सोचो इस एक टॉपिक से कितने पेज हैं, अरे बस 2 पेज हैं। ट्रिब्यूनल में बस 2 पेज है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, यही एक पेज है बस, ठीक है ना, मतलब एक पन्ना है, 2 पेज है। इसमें टेबल है आर्टिकल का, इसमें कुछ है नहीं, तो बस एक पन्ना है, पढ़ डालना है आपको, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसको पढ़ डालिएगा अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर है, बढ़िया। तो अब देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। सवाल हमारा है लोनार झील के बारे में, लोनार लेक के बारे में, ठीक है। कह रहा है कि क्या ये फ्रेश वाटर का लेक है, क्या ये लेक फ्रेश वाटर का है। द ओनली नॉन मेटेरोइड क्रेटर इन द बेसॉल्ट रॉक, क्या बेसॉल्ट चट्टानों में क्या केवल यही झील है जो कि मेटेरोइड टकराने से बना हुआ है। दूसरा, क्या ये एक नोटिफाइड जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। 1 2 में बताओ कौन सा बात सही है, 1 और 2 में से कौन सी बात आपकी सही बताना जल्दी से। पढ़ लिए हैं, अरे वाह, जो देख रहे हैं वो लाइक भी करते, हाँ अरे लाइक कर देना यार, क्या बात कर रहे हैं, बोलना पड़ता है क्या, ठीक है सर। टेबल वाले पीजी इंपॉर्टेंट है, उससे पेज, हाँ है ही, और क्या, उससे आपके आर्टिकल दिए होते हैं ना टेबल वाले में। अच्छा, स्पेक्ट्रम का जो टेबल है सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम का टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आते हैं सीधा, बहुत अच्छे। अच्छा, आपसे गुजारिश रहेगी कि आपके जिन भी दोस्त को अगर सब्सक्राइब करना हो अनअकैडमी, तो बताना उनको जो कोड है उसके बारे में। उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को ये रिकमेंड करेंगे, ठीक है। बढ़िया, फ्रेश वाटर है क्या, अरे साफ पानी की झील है सर, ये तो खारे पानी का झील है। अच्छा, खारे पानी की है तो करो एलिमिनेट, क्या दिक्कत है ना, ऑब्वियस ही बात है। ये जो लोनार लेक है वो अभी गुलाबी हो गया, ओवल शेप्ड है, मेटेरोइड के टकराने से बना है, टकराया था 50,000 साल पहले। अब एक दोस्त ने पूछा था सवाल, सर मेटेरोइड टकराया तो मेटेरोइड गया कहाँ, केवल गड्ढा क्यों बचा हुआ है, मेटेरोइड में तो कहीं होना चाहिए। ये सलाइन और अल्कलाइन दोनों है, समझ गए, सलाइन वाटर है, तो पहला सन्नाटा हो गया, पहला आपका गलत हो गया। इट इज द ओनली नोन मेटेरोइड क्रेटर इन द बेसाल्टिक। देखो ऐसा ही हम लोग पढ़ाते हैं वहाँ पे प्लस वाले में, इधर आपका होता है इंग्लिश में, इधर आपका होता है हिंदी में। मतलब सवाल के साथ साथ आपका जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन है ना, उसका भी यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट दिया जाता है, ताकि हिंदी माध्यम के जो हमारे दोस्त उन्हें कोई दिक्कत ना हो, न सवाल पढ़ने में न उसका व्याख्या पढ़ने में। ये एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, क्लियर बात है। तो आपका यहाँ पर पहला तो गलत था ही, दूसरा सही है, क्या आंसर आ गया, B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला आपका सवाल है ड्रिप इरिगेशन के बारे में, क्या आंसर है इसका। जो ड्रिप के बारे में सवाल पूछा गया है, क्या ये एक इफिशिएंट सिस्टम है जो वाटर को डिलीवर करता है, जो न्यूट्रिएंट को डिलीवर करता है प्लांट का जो रूट जोन है सीधे वहां तक। क्या ये सिस्टम अडेप्टेबल है टू एनी फार्मिंग स्लोप,
क्या किसी भी तरह के क्या जो खेती का ढलान है क्या वहाँ पर हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं ड्रिप को? अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि अभी इसके बाद, अभी मतलब कि आज के बाद जो आपका ये जैसे कि अभी क्या होता था ना अभी तक के, कि सवाल आपका हिंदी और अंग्रेजी में हुआ करता था, मगर जो व्याख्या है वो केवल अंग्रेजी में हुआ करता था। तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी से आपका जो सवाल है वो भी हिंदी अंग्रेजी में, और आपका जो व्याख्या है वो भी इसी तरह से हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, तो आपको दिया जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। दोनों में से कौन सा गलत है आपको ये बताना था। ध्यान से नॉट को यहाँ पर कैपिटल में करके बोल्ड कर दिया गया है, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोनों की बात ऐसे सही है। दोनों यहाँ पर जेनरिक टर्म है, दोनों यहाँ पर काफ़ी ब्रॉड टर्म है। अरे ड्रिप है तो इफिशियंट तो होगा ही, पानी को और न्यूट्रिएंट को पौधे की जड़ तक देगा, यही तो होता है ड्रिप, टिप टिप पानी गिरता रहता है ना। तो वही सब बातें हैं। दूसरा, इस सिस्टम को आप लगा सकते हैं कहीं भी किसी भी तरह का ढलान में। अगर स्लोप ज़्यादा भी है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, पौधे की जड़ में पानी जा रहा है ना। तो आपका 1 2 दोनों सही है, आपका दोनों में से कोई गलत नहीं। आंसर क्या आ गया? डी, नाइदर वन नॉट और इनकरेक्ट बिकॉज बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों राइट हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर केंद्र ने जो आपका कृषि योजना है ना PMKSY, उसको लॉन्च किया था पर बूंद अधिक फसल। इसके तहत राज्यों को 4,000 रुपये जो है ना, करोड़ रुपए, इसका आवंटन किया गया। तो इसीलिए यहाँ पर काम बताया जा रहा है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ध्यान रहेगा, यहाँ पर जो फार्म लेवल है वहाँ पर वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना है ताकि कम पानी इस्तेमाल करके ज़्यादा पटवन हो सके। क्लियर है? जो ड्रिप है और स्प्रिंकलर है इसका इस्तेमाल करके वहाँ पर काम किया जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर ये तो बातें हो गई PMKSY के बारे में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में PMKSY। यहाँ पर बात आपकी हो रही है ड्रिप इरिगेशन की। देखो यहाँ पर किस तरह से एक लंबा सा पाइप जाता है और इस पाइप से होकर जो है ना छोटे छोटे पाइप, छोटे छोटे पाइप आपके फसल की ओर जाते हैं और बूंदे बूंद से वहाँ पर गिरती रहती हैं। इस ड्रिप इरिगेशन में जो ये खर्चा काफ़ी ज़्यादा बैठता है, बस ये समस्या है यहाँ पे। ठीक है ना सर, खारा और क्षारीय में क्या डिफरेंस है? खारा होता है सॉल्टी और क्षारीय होता है क्या एल्कलाइन। मतलब कि जो देखो 3 तरह के होते हैं ना, एसिड, बेस, सॉल्ट। ठीक है, एसिड को और बेस को अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, सिंपल सी बात है। मगर अगर एसिड मेरा रहे 2 किलो और बेस मेरा रहे 5 किलो, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ज़्यादातर माल तो क्षारीय होगा ना, बेस होगा, है कि नहीं है? चलिए अगला सवाल है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर सकल मांग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसको इंक्रीज कर सकते हैं कैसे? जो सकल मांग है इसको कर सकते हैं इंक्रीज कैसे? अधिक निवेश, RBI द्वारा बैंक दर में वृद्धि करके, या फिर टैक्सेशन कम करके, कर को कम करके। 1 2 3 में कौन सा आपका तरीका है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का? डिसएडवांटेज वेरी हाई कॉस्ट। हाँ, अरे कॉस्ट हाई है इसीलिए तो सरकार सब्सिडी देती है। वहाँ पे जो सरकार है वो सब्सिडी देती है वहाँ पे किसानों को ड्रिप लगाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अरे तुम बैंक रेट बढ़ा दोगे, बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा? जो लोन है वो महंगा हो जाएगा। लोन महंगा हो जाएगा ना बाबू। तो अगर लोन महंगा हो जाएगा तो आदमी को लोन महंगा मिलेगा, वो लोन क्यों लेगा, फिर रुकेगा। फिर अगर आप ज़्यादा निवेश करेंगे, अगर आप ज़्यादा निवेश करेंगे तो ज़्यादा माल बनेगा, सप्लाई जो है माल का बढ़ेगा। माल का सप्लाई बढ़ने से जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो एक चीज़ का दाम है वो घटेगा। जब दाम घट रहा है तो क्या होगा? मांग बढ़ेगी। तो पहला सही है। टैक्स अगर आप कम लगाएंगे, अगर आप टैक्स कम लेंगे
तो इंसान तो आदमी के हाथ में पैसा तो बचेगा। ऑब्वियस है, अगर मैं कमाता था 100 रुपया, सरकार टैक्स लेती है 20 रुपया, मेरे पास कितना बचता है? 80 रुपया। सरकार 20 रुपया टैक्स के बजाय केवल 15 रुपया टैक्स ले तो क्या मज़ा नहीं आएगा? हमको जो 5 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, है ना? तो आपका जो डिमांड है वो बढ़ेगा। बैंक रेट बढ़ाना नहीं है, इसे कम करना है। आपका क्या आंसर हो गया जी? सी 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। श्रीवास थोड़ा सा लेट हो गया। मेरा पहला जो टॉपिक है वो है आमेरी आइस शेल्फ के बारे में। इस पर हमने सवाल कल आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें दिया था, अगर उसमें जुड़े हुए हैं आप तो आपको पता होगा। मेजर इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ आमेरी आइस शेल्फ NCPOR स्टडीज सेज। तो हम लोग यहाँ पर दोनों बातें पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? आमेरी के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे NCPOR के बारे में। दोनों हम लोग पढ़ते हैं सवालों के जरिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए पहला आपका सवाल है, आमेरी आइस शेल्फ जो अक्सर खबरों में देखा जाता है वो किस क्षेत्र में स्थित है? कनाडा, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, रूसी आर्कटिक। आर्कटिक ऊपर है नॉर्दर्न पोल की तरफ और अंटार्कटिका नीचे है साउदर्न पोल की तरफ। ये जो आपका आमेरी आइस शेल्फ है ये आपका है अंटार्कटिका में। बी आपका सही आंसर है। क्या है सर? ये जो अंटार्कटिका है इसमें जो NCPOR है ना, NCPOR हमारा भारतीय संस्था है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च। जो पोल हमारे हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और जो ओशियन का जो रिसर्च है वो करता है, इसका ये नेशनल सेंटर है। इसने अभी प्रेडिक्ट किया था कि जो आपका आमेरी आइस शेल्फ है इसके साइज में 24% की जो बढ़ोतरी हो जाएगी 2021 तक, और 2026 तक इसमें 24% की बढ़ोतरी है हमको दोबारा देखने को मिलेगा 2016 के लेवल से। समझ गए? इन्होंने किया क्या कि सैटेलाइट बेस्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो किया है पिछले 16 सालों का, और इन्होंने जो प्रोडिक्शन है वो किया है। इनके स्टडी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ओशियन पर और जो पोल हमारे हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और जो एटमॉस्फेरिक फोर्सिंग है इसको हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये जो आपका आमेरी आइस शेल्फ है ये एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन है। कहाँ पर? जो बसा हुआ है अंटार्कटिका का जो ईस्ट कोस्ट है वहां पर। अगला मैंने क्या बताया था सवाल? NCPOR के बारे में। हमने पढ़ लिया आमेरी के बारे में, अब हम पढ़ते हैं NCPOR के बारे में। क्या ये एक भारतीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो बसा हुआ है मागादान ओब्लास्ट, रशियन आर्कटिक में? NCPOR के बारे में सवाल पूछा गया है आपसे। दूसरा, क्या ये एक ऑटोनोमस संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत? क्या आंसर है जी? ओनली गोवा, बिल्कुल गोवा में है। भी मैंने बताया ये वाला NCPOR है वो गोवा में है। देखो यहाँ पर ये गोवा में है। अरे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं आप लोग, बहुत अच्छे। ठीक है ना? तो ये गोवा में है। आपका पहला सन्नाटा हो गया, पहला सन्नाटा हो गया। दूसरा कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक नहीं है, ये पोल है ओशियन वाला है ना, ये पोल है ओशियन वाला है ना। तो कौन सा मंत्रालय होगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। आपका दूसरा भी गलत है। क्या आंसर हो गया जी? डी, नाइदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आसमी है। अच्छा ठीक है, तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों गलत है। डी आपका जो है वो सही जवाब है। ध्यान सुनना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान है कहां पर बसा हुआ? गोवा का। कहां का सर? गोवा का। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, मंत्रालय है अर्थ साइंस का। ये करता क्या है? यही NCPOR है जो प्रशासित करता है भारतीय अंटार्कटिक प्रोग्राम को। किसको सर? भारतीय अंटार्कटिक प्रोग्राम को। यूपीएससी पहले आइस क्यूब के बारे में पूछ चुका है कि नहीं पूछ चुका है ना? शायद 2015 या 2016 का प्रीलिम्स में पूछा था। तो यही जो आपका NCPOR है
वो गवर्नमेंट का जो अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है भारतीय और मैत्री, जैसे कि जो आकाश बताया उसने, आकाश ने बताया ना अभी कि ये भारतीय और मैत्री को ये मेंटेन करता है, ये वहाँ पर रन करता है। ये जो एनसीपीआर कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर काफ़ी लो टेम्परेचर वाला लेबोरेटरी है जहाँ पर हम रिसर्च वगैरह करते हैं, और ये एक नेशनल अंटार्कटिक डाटा सेंटर बना रहा है और एक पोलर म्यूजियम बना रहा है। ठीक है, ये हिमाद्री को ऑपरेट करता है। और जो इंड आर्क है, याद आया, आइस क्यूब नहीं था, ये इंड आर्क था, इंड ARC था, जो अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड है ये वाला, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो इंड आर्क है इसको भी ये ऑपरेट करता है। कहां पर? ये नॉर्वे में है। बढ़िया, चलिए अगला सवाल हमारा है G7 के बारे में। हमने आज अपने प्लस वाली क्लास में G7 को भी डिस्कस किया है। क्या G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल संविधान और अ फिक्स हेडक्वार्टर? दूसरा, डिसीजंस टेकन बाय द लीडर ड्यूरिंग एनुअल समिट आर नॉट बाइंडिंग। 1 2 में से कौन सा सही है बताना मुझे ध्यान से। 1 और 2 में से कौन सा आपका सही है, जल्दी से बताओ। दोनों बातें यहां पर से मैंने बताया था ना कि G7 का कोई फॉर्मल संविधान नहीं है, कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। ये जो OECD है ना, उसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहीं पर ये पड़ा रहता है। अब पहला गलत हो गया, सॉरी पहला सही हो गया। इसके पास कोई फॉर्मल संविधान नहीं है, कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। जो डिसीजन लिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग है। हमने डिसीजन ले तो लिया सबकी सहमति से, मगर सब पर बाइंडिंग नहीं होगा। जिस कंट्री का मन करे वो फॉलो कर सकता है, जिसका मन ना करे उसको फॉलो ना करे। तो यहाँ पर दूसरा सही है। 1 और 2 बोथ करेक्ट हो गया। यहाँ पे G7 के बारे में ध्यान सुनना। G7 का जो पिछला समिट हुआ था वो हुआ था फ्रांस में, जहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे हैं उनको बुलाया गया था एज अ स्पेशल गेस्ट फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा। जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि हम G7 को G11 बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम भारत, रशिया, साउथ कोरिया और जो ऑस्ट्रेलिया है इसको हम इंक्लूड करना चाहते हैं G7 में, ताकि आज की जो वर्तमान जियोपॉलिटिक्स है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, होने वाला है, अब हो जाए तब ना, अभी तो बात चल रही है बस। चलो, ये जो पूरा आपको जानकारी दी गई है वो दी गई है आपको G7 के बारे में। इसमें 7 कंट्री हैं, कनाडा, USA, ठीक है ना, फिर UK हो गया, जर्मनी, फ्रांस हो गया, इटली और जापान हो गया। दोनों को आप पेयर पेयर में याद रखिए। क्या कीजिए सर? दोनों को आप पेयर पेयर में याद रखिए। ये इंटरगवर्नमेंटल है, मतलब कि जो G7 है इसका मेंबर कौन होगा? कंट्री ही होंगे, सदस्य देश होंगे। ठीक है, अगला देखो, इसको बनाया गया था 1975 में, जो टॉप इकोनॉमी उनके द्वारा। इसमें सारे कंट्री जो है वो विकसित हैं, सारे जो है वो विकसित देश हैं, सारे जो है वो विकसित देश हैं। समझ गए? ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो दुनिया के जो इश्यूज है उनको डिस्कस करता है। इसका कोई फॉर्मल संविधान नहीं है, कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, डिसीजन नॉन बाइंडिंग होता है, ये सालाना मिलते हैं, इनकी गैदरिंग इनफॉर्मल होती है। समझ गए? जो नेशनल समिट जैसे कि जो होता है ना एनुअल समिट, उसमें जो प्रेसिडेंट होगा वो इन्हीं 7 में से एक होगा और ये बारे बारे से बदलता है। समझ गए? ये चेंज होता है। कनाडा ने ज्वाइन किया था 1976 में, 75 में ये ग्रुप बना था, 76 में कनाडा ने ज्वाइन किया था। समझ गए? EU भी इनकी जो मीटिंग है उसको अटेंड करता है 1977 से। G7 को हम पहले कहते थे G8, मगर रशिया को इसमें से हटा दिया गया था क्योंकि उसने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, जो कि यूक्रेन का टेरिटरी था। चलो, अगला सवाल है, अभी जो LAC है और LOC है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है दोनों न्यूज़ में रहा है। तो बताना है आपको इसके बारे में, क्या LAC केवल एक कॉन्सेप्ट है? इट इज़ नॉट एग्रीड अपॉन बाय द 2 कंट्री, नाइदर डिलिनिएटेड ऑन अ मैप नॉर डिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड। क्या बात सही है? क्या ये LAC के बारे में बात सही है वाला? LOC, क्या LOC डिलिनिएटेड है ऑन मैप, मतलब क्या LOC हमको मैप पर दिखता है?
क्या इसको साइन किया है दोनों आर्मी ने? क्या इसको इंटरनेशनल सेंसिटिव प्राप्त है? क्या ये एक लीगल एग्रीमेंट है? सिंपल सा सवाल है आपका LOC और LAC के बारे में। ध्यान से देखो, दोनों के दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। LAC तब बना था जब चाइना ने भारत पर हमला किया था और वो कुछ कदम फिर पीछे हट गया था। जब चाइना ने मतलब कि सीज फायर कर दिया, बोला कि नहीं नहीं हमने हमारा काम हो गया है, हमने जितना कब्जा लिया है, फिर वो पीछे हट गया था, तो वो जो लाइन खिंच गई उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये केवल एक कॉन्सेप्ट है, इस पर दोनों में से किसी भी कंट्री एग्री नहीं करता है, क्योंकि दोनों कंट्री बोलता है कि नहीं ये लाइन है, वो बोलता है कि नहीं ये लाइन है। तो जब एग्री ही नहीं करते तो दोनों ने साइन भी नहीं किया और दोनों ने इसको मैप पर दिखाया ही नहीं। तो इसको मैप पर ना तो दिखाया गया है ना एक्चुअल जमीन पर डिमार्केट किया गया है। इसी कारण से कभी चीन की आर्मी हमारे यहाँ घुस आती है, कभी हमारे यहाँ वाले उसके इलाके में जाते हैं, मगर ऐसा होता नहीं जनरली। हम लोग अपने मेरा इलाका है, हमारा इलाका है ना। तो आपका यहाँ पर LAC जो सही है, LAC केवल एक कॉन्सेप्ट है, मगर LOC जो है वो एक्चुअल में है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको एक्चुअली ग्राउंड पर बनाया गया है, जालियां वालियां लगाई गई हैं, उसको पूरा सिक्योर कर दिया गया है, समझ गए। तो इसको दोनों कंट्री ने माना है, दोनों कंट्री डिलिनेट किया है और इसको अंतर्राष्ट्रीय सेंसिटिव प्राप्त है। ये जो हमारा LOC है ना, ये अंतरिक्ष से चमकता हुआ दिखता है, पता है आपको, क्योंकि हमने इतनी सारी उस पर फ्लडिंग कर रखी है, जो है ना लाइट, फ्लड लाइट हमारा घुसपैठ कर लेते हैं ना, चाहे ये पाकिस्तान वाले घुस जाते हैं तार के बीच में से। तो वहाँ पर जो हमारा देखो ध्यान से सुनना, ये काम देगा आपको GS3 में। हमारा जो कंप्रिहेंसिव एक दिखाता हूँ मैं आपको, हमारा जो कंप्रिहेंसिव वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक वो है बॉर्डर जो होता है ना, बॉर्डर प्रोटेक्शन का, उसका मतलब कि जो सिक्योरिटी है बॉर्डर सिक्योरिटी की, उसकी बातें गिग मैंने पढ़ा दिया है। अच्छा हाँ, ध्यान सुनना, हमने आपको बताया था UAPA के बारे में और NIA के बारे में। यहाँ मैंने जो अमेंडमेंट वो दे रखा है, इसको पढ़ सकते हैं आप, जो है ना अमेंडमेंट दोनों वाला। देखो ये अमेंडमेंट है UAPA वाला, याद है कहाँ मैंने प्लस में मैंने कहा था क्या, ये प्लस वाला ये अमेंडमेंट है UAPA का, ये आपका अमेंडमेंट है NIA वाला, जिस पर सवाल दिया था 19 वाले मेंस में। GS3 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था मेरे नोट्स से। देखो ये जो नोट्स है ये मैंने बनाया था मेंस के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका आया था UPSC मेंस 2019 वाले में, GS3 वाले में, समझे। तो समझ जाओ फिर। चलो, हमको देखना था हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाला है ना, वो 5 सुरक्षा वाला जो है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको सारा। चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिसी क्या है, मिनरल पॉलिसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गगनयान, चंद्रयान। देखो कैसे नोट्स बनाते हैं ना, मैं बताना चाहता हूँ बस आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। देखो चंद्रयान 2 टू मैप लोकेशन एंड एबंडेंस ऑफ लूनर वाटर, इतना शॉर्ट में। चैलेंजेस क्या हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करनी है हमको, रोवर को डिप्लॉय करना है, नेविगेट करना है लंबे दूरी तक के। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाना है, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स में, फ्रेज में नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। जीरो बजट नेवल फार्मिंग कहाँ गया यार, हाँ अब आ गए, नक्सलिज्म आ गया, नक्सलिज्म के बाद AFSPA आ गया, AFSPA साइबर सिक्योरिटी आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग PMLA FATF ने डिस्कस कर लिया है, स्पेस, ब्लैक मनी, टैक्स रिफॉर्म, माइग्रेशन टू असम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, हाँ हाँ वो पीछे तो था, बॉर्डर सिक्योरिटी कहाँ है यहाँ पे। देखो हमने किया क्या है कि हमने CIBMS बनाया है। क्या किया है सर, कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया है। यहाँ पर हम लोग सर्वेलांस भी करेंगे, हम लोग कम्युनिकेट भी करेंगे, और हमारे पास रहेगा एक कमांड एंड कंट्रोल। यहाँ पर जो लेज़र वगैरह है ना, उससे हम अपने बॉर्डर को गार्ड करेंगे। मान लो कि कोई दलदल वाला एरिया है, वहाँ तो हमारे लोग जा नहीं सकते पेट्रोलिंग करने, तो उन सब एरिया में वहाँ पर करेंगे क्या कि जो लेज़र है ना उससे गार्ड करेंगे। मतलब कि कोई अगर मूवमेंट कर रहा हो, कोई दलदल में से आ रहा हो चल करके,
तो वहाँ पर वो पकड़ा जाएगा वो लेज़र के जो द्वारा कि हाँ देखो वहाँ पर मूवमेंट हो रही है, धरो उसको ऐसा करके। तो ये अब वहाँ पर हम लोग जो अपन है ना कमांड क्रॉस, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होगा, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होगा। और अगर मशीन फेल होता तो वहाँ पर हमारे इंसान भी होंगे, वो भी इसको मॉनिटर कर रहे होंगे। समझ गए? तो ये आपका है CIBMS, इस पर सवाल पूछ सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो थर्मल इमेजिंग है वो करेंगे, समझ गए? लेजर बैरियर, अंडरग्राउंड मॉनिटर सेंसर्स, ये सभी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इस वाले में, ठीक है? फिर इस बात में पढ़ा दूंगा मैं क्वेश्चन सिक्योरिटी वाला, ये हो गया। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन, देखो भारत का जो बॉर्डर है चाइना के साथ, उनमें क्या क्या इश्यूज हैं वो इशू हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि अभी तक हमारे पास कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बस एक LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा नहीं है भारत चाइना का। सेंट्रल जोन, हमारे यहाँ 3 जोन है भारत चाइना बॉर्डर के। पहला आपका है ईस्टर्न जोन, दूसरा आपका है मिडिल जोन, तीसरा आपका है ये क्या बोलते हैं ये वाला, देखो ध्यान से, इस तरह से है ना, जो मैप है वो इस तरह से है। ये आपका ईस्टर्न हो गया, ये आपका सेंट्रल हो गया, ये आपका वेस्टर्न हो गया, ठीक है? आपका दोनों यहाँ पर सही है, क्या आंसर हो गया जी? C आपका जो है वो सही है। चलो, ये मैंने पढ़ा ही दिया आपको, ये पढ़ा दिया है। अगला सवाल आपका है हमारा जो रिसर्च सेशन है ना उसके बारे में। अभी मैंने बताया क्या? आमेरी के बारे में, फिर मैंने बताया NCPOR के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ आपके हमारे जो सेशन है ना उनके बारे में। भारती, हिमाद्री, इंडिया आर्क कहाँ कहाँ पे है? आर्कटिक में है, अंटार्कटिका में, इंडियन ओशन में। बताना जरा कौन सा सही मैच है। एकदम आपको छोटे छोटे वर्ड्स में नोट्स बनाने हैं ताकि उसको हम फटाक से पढ़ सकें। और मैंने बताया था आपको कि लक्ष्मीकांत का और स्पेक्ट्रम का नोट्स नहीं बनाना है। लक्ष्मीकांत का स्पेक्ट्रम का नोट्स नहीं बनाना है आपको, केवल करंट अफेयर का नोट्स बनाना है। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम आपको बार बार पढ़ना है, उसी में आप अंडरलाइन हाईलाइट जो करना है कर लीजिए। आपको वही किताब बार बार पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों किताब खुद में नोट्स है, ये दोनों किताब खुद में नोट्स है। अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे तो बेवकूफ़ी होगी क्योंकि पूरा किताब छप जाएगा ना कॉपी में, आपके नोट्स में आपका ये पूरा किताब छप जाएगा, इसीलिए इसका हम नोट्स नहीं बनाते। मैत्री आपका अंटार्कटिका में है, ध्यान सुनना। जो आपका हिमाद्री और इंडिया आर्क है ये दोनों है आर्कटिक में। HI हाई कहते हैं ना, हाई, तो HI ये आपका हो गया आर्कटिक, ठीक है। जो BM है, BM बम, ये आपका हो गया अंटार्कटिक, समझ गए। बॉम्ब है जो भारी है तो नीचे होगा, आपका अंटार्कटिक में है, ठीक है। हाई फाइव ऊपर से करते हैं ना, हाई फाइव ऊपर से, तो आपका ये ऊपर हो गया, आपका हो गया आर्कटिक में, आर्कटिक ऊपर है ना। तो HI ये हो गया आर्कटिक में, हाई ऊपर में, आपका जो आर्कटिक है ना वहां पर। जो आपका BM है, भारी है बॉम्ब, ये आपका नीचे लटक गया अंटार्कटिक में, ठीक है। इंडिया आर्क जो है वो भारत का पहला अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है आर्कटिक रीजन में, जिसको डिप्लॉय किया गया 2014 में, ठीक है ना। नॉर्वे में इसको डिप्लॉय किया गया था। ये आर्कटिक के क्लाइमेट को स्टडी करता है और इसका जो इन्फ्लुएंस है मानसून पर उसको पढ़ते हैं हम लोग, उसको स्टडी करते हैं। जो आपका इंडिया आर्क है उसमें जो आर्कटिक का जो इन्फ्लुएंस है मानसून पर वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बढ़िया बात, ठीक है ना। चलिए, आप में से जो लोग मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं, आप मेरी पिछली क्लासेस सब देख डालिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हम लोग मिलेंगे कल इसी समय अपने अगली क्लास में। 20 जून का जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। कल बातें होंगी कुछ कच्छ की, कुछ आपके जो नए स्कीम्स हैं, कुछ नए प्रोग्राम हैं उनकी। सभी लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग कल क्लास में दोबारा आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।